हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपके चौथे सेम के अंदर जो एक विषय है जिसका नाम है कौशल विकास, इसका आज हमारा पहला यहाँ पे ये वीडियो है जिसके अंतर्गत मैं आज आपको आपके कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट में आपको जो 4 यूनिट में आपको पूरा विषय विभाजित करके दिया गया है, तो उस 4 यूनिट में आने वाले या इकाई में आने वाले हर एक घटक के बारे में आपको आज यहाँ पे पहचान उस हर एक घटक की करवाना, यह मेरा उद्देश्य रहने वाला है। प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं इसलिए भी आपको पेपर पैटर्न विशद नहीं करने वाली हूँ क्योंकि जैसे कि आपने देखा पिछले सेमेस्टर में, मतलब जो सेमेस्टर आपका हो चुका है, जिसकी अभी विगत दिनों में टाइम टेबल भी जिसका जाहिर हो चुका है, जिसके आने वाले दिनों में आप परीक्षा देने वाले हैं, उस सेमेस्टर में आपने देखा कि यूनिवर्सिटी ने या विद्यापीठ ने एकदम समय पे आपको ऑनलाइन तौर पे या मोड में एग्जाम लेने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो वैसा ही अगर हमारा यह भी सेम, मतलब जो आपका चौथा सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, वो भी अगर ऑनलाइन रूप से लिया जाता है, जैसे कि हम पढ़ा अभी ऑनलाइन रूप से रहे हैं, वैसा ही अगर पेपर भी ऑनलाइन तौर पे हुआ तो आपको यहाँ पे पेपर पैटर्न जो 8, 8, 16 मतलब क्वेश्चन ए, बी और सी जो रहा करता था, जो आप भी अब आप सेकेंड ईयर के चौथे सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो आपने फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में ये देखा होगा, एक बार तो भी आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम फेस की होगी जहाँ पे आपको क्या पेपर पैटर्न रहता था वो पता है। लेकिन उस पेपर पैटर्न को आज हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी कोई ऐसी दिशा निर्देश नहीं है कि जिसके आधार पे आपकी ऑफलाइन एग्जाम होने के आसार दिखाई पड़े। इसीलिए हमारा अभी केवल उद्देश्य है कि हम अपने सब्जेक्ट को शुरुआत कर दें, अपने विषय पे ध्यान दें और जैसी भी परीक्षा हो आपको पढ़ाया उसी तरीके से जाएगा कि आप अगर ऑफलाइन एग्जाम भी हुई तो भी परीक्षा देने में सक्षम होंगे और अगर ऑनलाइन भी हुई तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसीलिए मेन चीज जो है वो है विषय का ज्ञान होना, उस सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बाकी परीक्षा किसी भी तौर पे ली जाए आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आज हम हमारे कौशल विकास इस सब्जेक्ट को यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। यह सब्जेक्ट भी आपको इसके पहले जैसे या आपको इस सेमेस्टर के अंतर्गत जो बाकी टीचर्स ने अपने जिस सब्जेक्ट को जिस तरीके से विभाजित किया होगा, सेम वैसा ही यह भी सब्जेक्ट आपको 4 इकाइयों में बटा हुआ नजर आएगा, जिसमें पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी और चौथी में आपको स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास के लिए जो जरूरी चीजें हैं, कौशल विकास के अंतर्गत जो बातें आती है, उसका अलग अलग तौर पे अलग अलग ढंग से यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए घटकों में जिसका निर्धारण किया गया है। तो सबसे पहले हम पहली इकाई जो है उस पहली इकाई में या यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्टरी पोर्शन या जिसको पहचान के लिए, विषय की पहचान के लिए आपको जो घटक बताए गए हैं वो इसमें आते हैं। सबसे पहला अगर हम पहचान वाला या इकाई 1 की बात करें तो उसमें आपको दिया गया है व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व। अब सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ये बोर्ड पे मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये जो भी घटक है चारों इकाई के, मैं बिल्कुल कोने में खड़ी हूँ, आप अगर मोबाइल में सही से देख पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं भी कोई भी वेबसाइट पे पूर्ण रूप से हिंदी में सिलेबस नहीं मिलेगा, अंग्रेजी में ही सिलेबस मिलेगा। लेकिन आपको जिस माध्यम से हम पढ़ रहे हैं उस माध्यम के जरिए से ही हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। इसीलिए आपके लिए यह हिंदी में यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि आपने अभी तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैं फिर से बीच में आ जाती हूँ। तो यहाँ पे हम इकाई 1 में शुरुआत करने वाले हैं और जिसमें पहले नंबर पे है व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व, मतलब यहाँ पे पर्सनैलिटी की बेसिक जानकारी। मैं आपको प्योर यहाँ पे जो हिंदी के वर्ड है वो आपको हिंदी में अगर तुरंत ना समझ आए, लेकिन उसके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो हम हिंदी में ना समझ पाते लेकिन अंग्रेजी में वो जल्दी समझ आते हैं। तो ऐसा आपको यहाँ पे दोनों का आधार लेके समझाने की कोशिश करती हूँ कि चारों इकाइयों में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि जब हम किसी भी विषय की शुरुआत करते हैं तो उस विषय की शुरुआत से पहले हमें किस इससे शुरुआत करनी है और कहाँ तक पहुँचना है, मतलब हमारी जो सफर रहने वाला है विषय का, उस सफर की शुरुआत कहाँ से है और हमारा गंतव्य स्थान कौन सा होने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए इकाई
इकाई 1 में सबसे पहले है व्यक्तित्व के आधारभूत तत्व, उसके बाद है मानव विकास और व्यवहार, फिर हमें इकाई 1 में दिखता है अभिप्रेरणा और नैतिकता, मतलब मोटिवेशन और मॉरलिटी जिसको हम बोलेंगे। उसके बाद है कौशल का अर्थ और प्रकार, मतलब स्किल। अब जो हमारा सब्जेक्ट का ही नाम है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट के तहत हम यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन से कौशल है इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद उसके विभिन्न प्रकारों का भी अध्ययन हमारे द्वारा किया जाएगा। फिर कौशल क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बाद हमारा सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो कौशल विकास की जरूरत क्यों आन पड़ी या जरूरत क्यों निर्माण हुई, इसका हमें अध्ययन करना है। उसके बाद है मानवीय कौशल और बर्ताव, कि मानव का जो जिस प्रकार से उसमें कौशल विकास होते जाता है, हर दिन वो लर्निंग प्रोसेस से गुजरता है, कुछ ना कुछ नया सीखता है, और उसके बाद जो उसके कौशल में बढ़ोतरी होते रहती है या कौशल विकास होता है, उसके बाद उसके बर्ताव में क्या बदलाव आते हैं या उसका बर्ताव कैसा होता है, ये हमने यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद कौशल विकास और रोजगार, कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे की जा सकती है, इसके लिए आपको एक घटक यहाँ पे या एक संकल्पना दी गई है, कौशल विकास और रोजगार। उसके बाद यहाँ हमने इकाई 1 की सभी संकल्पनाएं समझ ली। फिर इकाई 2 में अगर हम जाते हैं या यूनिट 2 के ऊपर हम देखेंगे, तो यहाँ हमें नाम दिया हुआ है यूनिट 2 का, जो है संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। माने इस इकाई में आपको संचार कौशल का आधार लेके, कम्युनिकेशन स्किल का आधार लेके व्यक्तित्व विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, इसके अलग अलग घटक यहाँ बताए गए हैं। जिसमें सबसे पहला है आंतरिक व्यक्तिगत संचार, मतलब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फिर दैहिक भाषा, जिसको हम साधारण इसमें देह बोली बोलते हैं, जो हमारे शारीरिक जो हलचल होती है, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, साथ ही साथ में यहाँ पे अपने हाथ के भी कुछ आपको दिशा निर्देश देने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, अपने हाथ के जरिए से, अपनी देह बोली के जरिए से, मतलब जो हम शाब्दिक रूप पे संचार करते हैं, उसके साथ साथ हमारी देह बोली भी कभी कभी काम आती है, इसीलिए हम दैहिक भाषा, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उसका भी हमने अध्ययन करना है। उसके बाद है सामूहिक संचार। फिर नेतृत्व कौशल, मतलब लीडरशिप के लिए जो स्किल चाहिए वो हमें यहाँ अध्ययन करनी होगी। फिर समूह निर्माण, मतलब ग्रुप का यहाँ निर्माण करना है। अंग्रेजी भाषा में संवाद, अब अगर हम देखें, जैसे कि हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हमारी पूरी पढ़ाई, पूरा अध्ययन अगर हिंदी माध्यम में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा में या अंग्रेजी में विषयों को समझना, अपने ज्ञान को अंग्रेजी में प्रस्तुत करना आपके लिए भी कठिन होगा। लेकिन जब हम विश्व में, मतलब किसी काम के विश्व में उतरेंगे या नौकरियों के रेस में आप उतरोगे, तब वहाँ पे आपको अंग्रेजी की जरूरत सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी, और वो भी स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत यहाँ कहा गया है कि आज की आधुनिकता की जरूरत है कि हर व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलते आना चाहिए। इसीलिए अंग्रेजी भाषा में संवाद हमें यहाँ पे कैसे, वो संवाद के लिए हमें क्या क्या चाहिए, शब्द रचना हमारे पास हमें करते आने चाहिए। उससे पहले हमारे पास एक बड़ा शब्द संग्रह होना चाहिए, हमारे दिमाग में वो होना चाहिए कि किस चीज को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में। इन सब बातों का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण कौशल, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल। किसी भी बात को, किसी भी चीज को, अपनी अभिव्यक्ति को रखने के लिए हमारे पास होना चाहिए प्रस्तुतिकरण कौशल। अगर आप किसी बात को कहना चाहते हो, तो आप किस ढंग से वो आगे वाले तक पहुंचा रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है, और आप जिस तरीके से वो बात बोलना चाह रहे हो, वो उसी तरीके से उस आगे वाले व्यक्ति तक जानी चाहिए। इसके लिए हमारे पास प्रस्तुतिकरण कौशल मतलब प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, कि हम बिल्कुल उसी संरचना में अपनी बात को कह सके या अपनी बात समझा सके। उसके बाद है उत्कृष्ट जनवक्ता के आवश्यक गुण। अगर हम जनवक्ता की बात करें, मतलब पब्लिक स्पीकर जो होते हैं, जो एक समय पे बड़े पैमाने पे या बड़े पैमाने की भीड़ को संबोधित करते हैं, तो उस बड़े पैमाने की जो भीड़ आने वाली है,
है। तो उस जनवक्ता के लिए जो या उत्कृष्ट जनवक्ता जो होगा, उस जनवक्ता को उस लेवल तक पहुंचने के लिए कौन से आवश्यक गुण उसमें होने चाहिए, ये हम यहाँ देखेंगे। और अगर हम बात करें कि दूसरे इकाई में, जैसे अब दूसरे इकाई के आखिरी मुद्दे तक मैं पहुंच चुकी हूँ, तो यहाँ पे आपको पूरा फोकस, पूर्ण केंद्रीकरण संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास पे दिखाई पड़ रहा है। मतलब संचार के आधार पे, संप्रेषण, कम्युनिकेशन के आधार पे व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाता है, इसका अलग अलग ढांचों में यहाँ पे हमें दूसरी इकाई को पूर्ण करते हुए हम देख पा रहे हैं हमारे सिलेबस के अंतर्गत। फिर है इकाई तीसरी, जिसमें व्यक्तित्व विकास की अलग अलग तकनीकें उपयोग में लाई जाने वाली है और उसका हमें अध्ययन करना है। जिसमें अब व्यक्तित्व विकास की तकनीक में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला है आत्मविश्वास। अगर हमें खुद पे विश्वास है तो हम अपना व्यक्तित्व विकास भी कर सकते हैं, अपनी बात भी मनवा सकते हैं, अपना काम भी करवा सकते हैं। क्योंकि किसी और से कोई हमारी चीज या हमारी बात मनवाने से पहले अगर मुझे खुद पर विश्वास है कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, तो हम उतने ही आत्मविश्वास के साथ वो आगे वाले व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम हूँ। इसीलिए व्यक्तित्व विकास की तकनीकों में पहला यहाँ पे जो शस्त्र बताया है वो है आत्मविश्वास। दूसरा है स्मृति विज्ञान। अब ये स्मृति विज्ञान क्या है, तो इसका जो अंग्रेजी नाम है वो है निमोनिक्स। मतलब जो बड़ी बड़ी बातें होती है जिसको हम छोटे रूप पर कोई अपने तरीके से कोई एक कहानी बना ली, कोई एक नाम बना लिया जिससे हम जिसको याद रख सके, बड़ी सी चीज को छोटे इसमें याद रखा जाए। ऐसे जो हम छोटे छोटे जहाँ पे कहानियां बनाते हैं, शब्दों का संग्रह खुद से निर्माण करते हैं और फिर उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, उसे कहा जाता है निमोनिक्स या स्मृति विज्ञान हिंदी में जिसे कहते हैं। उसके बाद है लक्ष्य निर्धारण, मतलब गोल सेटिंग। अब व्यक्तित्व विकास के तकनीकों में यहाँ पे अलग अलग तकनीकें हमें बताई गई है, जिसमें लक्ष्य निर्धारण, अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित है तो उस लक्ष्य के आधार पे हम काम अच्छा करने की कोशिश पूर्ण रूप से करेंगे और उससे व्यक्तित्व विकास 100% होगा ही होगा। इसीलिए लक्ष्य निर्धारण भी व्यक्तित्व विकास की तकनीकों में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है समय प्रबंधन और प्रभावी नियोजन। समय किसी के लिए रुकता नहीं है और समय के साथ साथ जो व्यक्ति चलता है वो ही आगे बढ़ पाता है। ऐसा एक चलन है कि समय का साथ हमने देना चाहिए तो समय हमारा साथ देता है। इसीलिए समय का उचित प्रबंधन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए, समय के साथ हमें चलते आना चाहिए और उसका प्रभावी नियोजन भी करते आना चाहिए। अगर व्यक्तित्व विकास पूर्ण रूप से करना है तो उसमें अष्टपहलु व्यक्तिमत्व जिसको हम बोलते हैं कि सभी रूप से बहुआयामी वह व्यक्ति होना चाहिए। और समय का अगर निर्धारण और उसका नियोजन सही रूप से वह नहीं कर पा रहा है तो फिर वो बहुआयामी व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ पद तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए समय प्रबंधन तथा प्रभावी नियोजन तकनीकों में या टेक्निक्स में से एक यहाँ पे हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद है तनाव प्रबंधन, जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो तनाव प्रबंधन जिस भी कार्यस्थली में हम कार्यरत है वहाँ पे सभी चीजें आपके लिए अनुकूल हो, आपके मतानुसार काम चले, यह जरूरी नहीं होता। कई बार आपके मन के विरुद्ध जाके भी आपको काम करना पड़ सकता है या वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको सौंपे गए जो काम है उन कामों से आपके मन पे तनाव आ सकता है, आप शारीरिक रूप से भी थकान आपको महसूस हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में अगर मानसिक रूप से हम थक जाए या तनाव महसूस करें तो हमारी वहाँ पे जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वो रिड्यूस होते जाती है, कम होते जाती है। इसीलिए कार्यस्थली पे हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव का प्रबंधन करते आना चाहिए ताकि उस तनाव के कारण हमारा जो चालू काम है उस पे कोई परिणाम ना पड़े। उसके बाद तनाव प्रबंधन के बाद है ध्यान।
अब ये ध्यान क्या है? तो मेडिटेशन आपने जो सुना होगा, ध्यान धारणा, जिसके आधार पर हम हमारे व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और ना कि व्यक्तित्व में निखार लाए बल्कि हम उस आधार पे, ध्यान के आधार पे खुद को एकाग्र रख सकते हैं। इसीलिए व्यक्तित्व विकास के तकनीकों में ध्यान, एकाग्रता, ये भी कुछ घटक बताए गए हैं। उसके बाद है स्व प्रेरणा, स्व स्वीकृति, स्व विकास। मतलब हमें खुद पे, मतलब जहाँ पे हम बोलेंगे कि खुद पे हमें कॉन्फिडेंस रखना है, सबसे पहले आत्मविश्वास में आ गया, फिर प्रेरणा हमें खुद से लेनी है, खुद के लिए हमें स्व स्वीकृति, मतलब हर काम को करने के लिए सेल्फ एक्सेप्टेशन जिसको बोलते हैं वो हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद है स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट हमें करते आना चाहिए और ये इसके लिए बहुत सारी जो बाहरी शक्ति होती है वो भी उपयोग में लाई जाती है, पर जब तक का व्यक्ति खुद की स्व शक्तियों का आधार न ले तब तक का वह खुद में बदलाव नहीं ला सकता। उसके स्किल वहाँ पे डेवलप अगर करने हैं तो यहाँ हर प्रकार का अभिप्रेरण, स्व अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण दोनों की जरूरत होती है। तो इसीलिए हमने तीसरी इकाई में व्यक्तित्व विकास के तकनीकों में अलग अलग तकनीकें यहाँ पे पढ़नी है। फिर अगर चौथे इकाई पे हम आते हैं तो यहाँ है उद्यमीय कौशल विकास। मतलब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए आपको अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप के या उद्यमीयता के यहाँ पे रूप पढ़ने हैं, साथ ही साथ उन रूप को विकसित करने के लिए हमें क्या करना है उसका भी अध्ययन करना है। जैसे कि ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कौशल विकास, लघु उद्योग यहाँ बताए गए हैं। उसके बाद हथकरघा। अब ये हथकरघा क्या है? तो आपने हाथों से बुनाई करना यानी कि कपड़े बनाना आपने सुना होगा, ये तो उसे कहा जाता है हैंडलूम, जिसको हम बोलते हैं वो है हथकरघा। कृषि आधारित उद्योग, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग है, उसका हमें अध्ययन करना है। फिर ग्रामीण कारीगर जिसको रूरल आर्टिसंस हम कहते हैं, जैसे कि मटके बनाने वाले जो कुम्हार है या जो हमारी संस्कृतियाँ आज कहीं ना कहीं समय के छलावे के साथ निकलती जा रही है, जो हमारे राष्ट्र की पहचान थी, जैसे कि खादी के कपड़े हमारे वर्धा की पहचान थी, खादी निर्माण हमारे वर्धा का एक मुख्य कार्य समझा जाता था, लेकिन आज समय के साथ साथ कहाँ आपको वर्धा में भी खादी के ऐसे बड़े पैमाने पर निर्माण होते हुए दिख रहा है या बड़े पैमाने पर उसका विक्रय होते हुए दिख रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये समय के साथ साथ कहीं ना कहीं जो ग्रामीण कारीगर है, जो उस जगह की पहचान है, वो खोते जा रही है। तो उसके लिए हमें हमारी पहचान बरकरार रखने के लिए और ग्रामीण कारीगरों को उनका सही हक दिलवाने के लिए उनमें मतलब क्या स्किल्स, क्या कौशल उनमें होने चाहिए या क्या होते हैं, लेकिन फिर भी किन कारणों के वश आज हमारे देश में हमारे ग्रामीण कारीगर त्रस्त है, इसका हमने अध्ययन करना है। अब यहाँ पे त्रस्त होने के कारण हम नहीं देखेंगे, बल्कि ग्रामीण कारीगर का अध्ययन हमने करना है, क्योंकि हमारा जो विषय है वो विकासात्मक तौर पे समझने के लिए है, मतलब स्किल को डेवलप करने के लिए यहाँ पे आपको हर एक घटक बताया गया है। उसके बाद है हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल। अब अगर चारों इकाई को, मैंने आपको चारों इकाई के अंतर्गत आने वाले हर एक घटक का यहाँ पे विश्लेषण किया है। हर एक घटक के विश्लेषण के बाद अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमारे अन्य विषय है उन अन्य विषय की तुलना में इस विषय की जटिलता, जो कठिनाई है, वो कम है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने मिलेगी जिससे आपको फायदा होगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में क्यों डाला गया है ये सब्जेक्ट। तो इसके आधार पे आज आप वाणिज्यिक शाखा में से जब स्नातक की पदवी लेके निकलेंगे या स्नातक होके निकलेंगे तो आप में से कई लोग कई जगहों पर नौकरियां कर सकते हैं, कई लोग खुद अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे तौर में या ऐसे ढंग में उस व्यक्ति को ढालने के लिए, मतलब जो उसका कार्य होगा उस कार्य में उसको तब्दील करने के लिए क्या कौशल, क्या गुण उसके पास होने चाहिए, ये यहाँ पे पूर्ण विषय का आधार लेके बताए गए हैं। तो इसीलिए इस विषय में आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत नई चीजें आपको सीखने मिलेगी और साथ ही साथ आपको एक नए विषय का पूर्ण ज्ञान
कौशल विकास इस विषय के अंतर्गत होगा। अगले वीडियो से हम अपनी इकाई 1 को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो सिलेबस मैंने दिया है इसके लिए एक कॉपी बनानी है। जैसा जैसा हमारा वीडियोस का सिलसिला आगे बढ़ते जाएगा वहाँ पे आने वाली हर बात या जो मैं आपको विश्लेषित करूंगी पॉइंट्स आपको उस कॉपी में लिखते जाने हैं। धन्यवाद।